दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, डर के बिना ताकत की इज्जत नहीं होती। और आज यही सबक यूरोप बहुत देर से लेकिन आखिरकार समझना शुरू कर चुका है। जिस ट्रंप के सामने यूरोप के बड़े बड़े नेता अब तक हकलाते थे, जिनकी आवाज निकल नहीं पाती थी, जिनके सामने सिर्फ बयानबाजी होती थी, अब वही यूरोप पहली बार खुलकर पलटवार की तैयारी में खड़ा दिखाई दे रहा है। और इस बार बात सिर्फ नाराजगी की नहीं है, बात सीधे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने वाले हथियार की हो रही है। यूरोप ने साफ शब्दों में कह दिया है, यह सिर्फ वार्निंग शॉट है, असली हथियार अभी बाहर नहीं आया है, जिसे वो खुद कहते हैं इकोनॉमिक बजूका। सबसे पहले यह समझिए कि अभी हुआ क्या है। हाल के दिनों में यूरोपियन यूनियन ने ऐलान किया है कि वह अमेरिका से आने वाले सामानों पर करीब 109 बिलियन डॉलर्स के रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने की तैयारी में है। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। यह सीधे सीधे अमेरिका के एक्सपोर्ट्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन और उसके पॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट्स को टारगेट करता है। और यूरोप ने यह भी साफ कर दिया है कि यह बस शुरुआत है। अगर अमेरिका, खासकर ट्रंप, ग्रीनलैंड को लेकर अपनी आक्रामक नीति से पीछे नहीं हटे तो अगला कदम इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। अब सवाल उठता है, यह बजूका आखिर है क्या, जिसके नाम से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। बजूका असल में एक ऐसा हथियार होता है जिसे अकेला सैनिक भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका असर बड़े से बड़े टैंक या हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए काफी होता है। सस्ता, पोर्टेबल, लेकिन जानलेवा। यही एनालॉजी यूरोप इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ऐसा इकोनॉमिक वेपन जो दिखने में छोटा लगे लेकिन असर में पूरी इकोनॉमी को हिला दे। और यूरोप यह दावा कर रहा है कि उसके पास ऐसा हथियार मौजूद है। इस इकोनॉमिक बजूका की असली कहानी 2021 से शुरू होती है। जब ट्रंप का पहला कार्यकाल खत्म हुआ था, तब यूरोप को यह एहसास हो गया था कि अमेरिका में भविष्य में फिर कोई ऐसा राष्ट्रपति आ सकता है जो ट्रेड को हथियार बना ले, एलाइज को धमकाए और टैरिफ्स के जरिए दबाव बनाए। उसी समय यूरोपियन यूनियन ने एक लीगल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसे आज एंटी कोअर्सियन इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद साफ था, अगर कोई देश यूरोप को धमकाता है, टैरिफ या दबाव की राजनीति करता है, तो यूरोप सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि डिस्प्रोपोर्शनेट जवाब देगा। अब समझिए ये बजूका काम कैसे करता है। पहला स्तर होता है रिटेलिएटरी टैरिफ्स, यानी अमेरिकी सामानों पर इतने भारी शुल्क लगा दिए जाए कि यूरोप में उनका बिकना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाए। दूसरा स्तर होता है कस्टम्स और रेगुलेटरी बैरियर्स। सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड्स, अप्रूवल्स इतने सख्त कर दिए जाएं कि अमेरिकी कंपनियां मार्केट से बाहर हो जाएं। तीसरा और सबसे खतरनाक स्तर होता है टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन डिसरप्शन। और यहीं पर अमेरिका की असली कमजोरी सामने आती है। आज अमेरिका की मिलिट्री और एरोस्पेस इंडस्ट्री जितनी पावरफुल दिखती है, उतनी ही वह यूरोप पर निर्भर भी है। उदाहरण के लिए F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसे अमेरिका अपनी मिलिट्री सुपीरियरिटी की रीढ़ मानता है, उसके कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स यूरोप में बनते हैं। यूनाइटेड किंगडम की BAE सिस्टम्स, इटली और नेदरलैंड्स की कंपनियां इसके एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। इतना ही नहीं, प्रोग्राम लेवल कंट्रोल और अपग्रेड्स में यूरोप की भूमिका बेहद अहम है। अगर कल को यूरोप कोऑर्डिनेटेड तरीके से सप्लाई रोक दे, सर्टिफिकेशन अटका दे या सॉफ्टवेयर कॉपरेशन सस्पेंड कर दे, तो अमेरिकी एयरफोर्स के लिए ऑपरेशनल हेडेक खड़ी हो सकती है। ये कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। डिफेंस एनालिस्ट्स इसे ओपनली डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन असली न्यूक्लियर पंच आता है इन्वेस्टमेंट फ्रंट पर। यूरोप ने अमेरिका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, पेंशन फंड्स, टेक कंपनीज, हर जगह। सिर्फ एक उदाहरण समझिए, नॉर्वे, जो आबादी में छोटा सा देश है, उसका सॉवरेन वेल्थ फंड अकेले अमेरिका में $1 ट्रिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किए हुए। अब सोचिए, अगर सिर्फ नॉर्वे कह दे कि वो धीरे धीरे एक्सपोजर कम कर रहा है, तो मार्केट्स में क्या पैनिक होगा। और नॉर्वे अकेला नहीं है, जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्विट्जरलैंड, सबका कंबाइंड एक्सपोजर अमेरिका की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्रिटिकल है। यही वजह है कि इससे इकोनॉमिक बजूका कहा जा रहा है। यूरोप अब साफ कह रहा है कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर मिलिट्री या कोअर्सिव कदम उठाते हैं, तो यह बजूका ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। यानी ये सिर्फ थ्रेट नहीं है, यह डिटरेंस है। ट्रंप के सामने एक लाल रेखा खींच दी गई है। आगे बढ़े तो नुकसान अमेरिका का होगा। इसके साथ साथ यूरोप के पास मिलिट्री ऑप्शंस भी हैं। यूरोप में अमेरिका के कई एयरबेसेस और लॉजिस्टिक्स हब्स हैं, जो नेटो ऑपरेशंस के लिए क्रिटिकल हैं। अगर यूरोप यूनिफाइड होकर कह दे कि बेसिस खाली किए जाएं या एक्सेस सीमित हो, तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक रीच को भारी झटका लगेगा।
लेकिन समस्या यहाँ यूनिटी की है। यूरोप पूरी तरह एकजुट नहीं है। कुछ देश जैसे हंगरी, पोलैंड, इस्टोनिया ट्रंप के ज्यादा करीब माने जाते हैं और अक्सर ईयू कंसेंसस को कमजोर करते हैं। जर्मनी में लीडरशिप उतनी असर्टिव नहीं दिखती जितनी पहले एंजेला मर्केल के दौर में थी। इसी वजह से फिलहाल फ्रांस ही वह देश है जो डेनमार्क के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ग्रीनलैंड के मुद्दे पर खड़ा दिखाई देता है। अगर जर्मनी और ब्रिटेन खुलकर फ्रांस के साथ आ जाएं तो पूरा खेल पलट सकता है। अब बड़ी तस्वीर देखिए, चाहे ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जाने की कोशिश करें या न करें, एक बात तय है, अमेरिका और यूरोप के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। भरोसे की वो नींव जिस पर नेटो खड़ा था उसमें दरार पड़ चुकी है और जब बड़े पावर ब्लॉक्स टकराते हैं तो नए विकल्प अपने आप उभरते हैं। यहीं पर भारत की एंट्री होती है। यूरोप के लिए चाइना कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वह ऑथोरिटेरियन है। रूस भी विकल्प नहीं है। ऐसे में एक डेमोक्रेटिक, स्टेबल, लार्ज मार्केट वाला देश बचता है, इंडिया। यही वजह है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि यूरोप के देश भारत की तरफ और तेजी से झुकेंगे, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स गहरी होंगी और इंडिया एक अल्टरनेटिव पोल की तरह उभरेगा अमेरिका और चाइना दोनों के बीच। दोस्तों, आज की लड़ाई सिर्फ ग्रीनलैंड की नहीं है। यह लड़ाई है डोमिनेंस बनाम पार्टनरशिप की, धमकी बनाम संतुलन की। और इस लड़ाई में यूरोप ने पहली बार साफ कर दिया है कि वह अब सिर्फ बातों से नहीं, ताकत की भाषा में जवाब देगा। अब सवाल आपसे है, क्या ट्रंप इस इकोनॉमिक बजूका से डरेंगे या अपनी आक्रामक नीति पर आगे बढ़ेंगे? और क्या इस टकराव से सबसे ज्यादा फायदा भारत जैसे देशों को मिलने वाला है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको वर्ल्ड अफेयर्स को नॉइज नहीं, स्ट्रेटजी के लेंस से समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं रविश कुमार, साइनिंग ऑफ।